नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास और इसमें आपका टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल वाइसरॉय और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आपको पता है क्विक रिवीजन सीरीज में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उसको हम कम समय पे कवर करें। तो चलिए आज इन दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। क्लास के एंड में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज की। सबसे पहला लाइन देखते हैं, हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं जो कि गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में पूछेगा तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स ने, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था तो आप क्या बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग बताएंगे। दोनों चीज याद रखिएगा क्लास। दूसरा हम देखते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो यहाँ पर रिंग फेंस पॉलिसी की बात की गई है। इंग्लिश में मैं बता दूं जो स्टूडेंट्स हैं उनको, यहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी की बात की गई है कि रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध किससे है? तो वो है वॉरेन हेस्टिंग से, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। क्लास यहाँ पर मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगी, एक रिंग फेंस पॉलिसी है और एक सब्सिडरी अलायंस है, ठीक है। याद रखिएगा रिंग फेंस पॉलिसी और सब्सिडरी अलायंस जिसको कि हम सहायक संधि कहते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी की बात करेगा तो वॉरेन हेस्टिंग याद रखेंगे, सब्सिडरी अलायंस की बात करेगा, सहायक संधि की बात करेगा तो क्या याद रखेंगे? वेलेस्ली का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम रिंग फेंस पॉलिसी है क्या? तो एकदम आराम से सुनना, जो बताने जा रही हूँ एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए आपको पता है जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ पर आपके इंडिविजुअल राज हुआ करते थे, ठीक है। जैसे मैसूर था, इधर मराठा था, ठीक है, हैदराबाद था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इनसे खतरा था। तो अंग्रेज क्या करते थे, इन बड़े बड़े राज्यों जिनके साथ उनका युद्ध चल रहा था इनके और इनके बीच में जो राज पड़ते थे, जैसे यहाँ पे अगर अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ मैसूर है, ठीक है, मैसूर है, तो यहाँ पर ये क्या करते थे, एक बफर स्टेट क्रिएट कर देते थे। बफर स्टेट हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि मैसूर डायरेक्ट अटैक ना कर पाए ब्रिटिशर्स के ऊपर। बफर का मेन पर्पस यही रहता है। और ये जो बफर स्टेट ये रहता था उनके साथ ये संधि कर लेते थे। कैसी संधि? कि हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम सैन्य सुविधा आपको देंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। बफर स्टेट जो कि एक वीक स्टेट है उसके पास ये गए, इन्होंने क्या कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, ब्रिटिशर्स ने कहा। तो वो बेचारा राजा खुश, अरे वाह ब्रिटिशर्स खुद आए हैं यूरोपियंस हमारी रक्षा करने के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं, ये हमारी रक्षा करने नहीं आए थे, ये हमें खुद को बचाने आए थे, हमें प्रोटेक्ट करने नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, ये जो भी बफर स्टेट होता था, ठीक है, उसको ये मिलिट्री असिस्टेंस देते थे, उनको सहायता देते थे, सैन्य सहायता देते थे। और इस सैन्य सहायता का खर्चा कौन देता था? आपको क्या लगता है कौन खर्चा देता होगा?
आप सही बोले, ब्रिटिशर्स खर्चा नहीं देंगे इसका खर्चा वही राजा देता था जिसको कि वो सैन्य खर्चा प्रोवाइड करते थे। तो देख लीजिए, आप ही के घर में आए और आप ही के घर में दरार डाली, जो आपके लोग थे उनमें दरार डाली, फिर आपसे क्या कहा, मैं तुम्हारा हितैषी हूं और मैं तुम्हें आज से सैन्य सुरक्षा दूंगा, लेकिन भाई सैन्य सुरक्षा में जो पैसे लगेंगे वो तुम दे देना। तो देख लीजिए क्या था ये। तो यही आपकी रिंग फेंस पॉलिसी थी कि बफर स्टेट को ये मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे ताकि ये जो इनके मेन एनिमी से उनसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और यही रिंग फेंस पॉलिसी जो वॉरेन हेस्टिंग की थी, ये आगे चलकर सब्सिडरी अलायंस हुई, किसकी, जिसको कि हम सहायक संधि कहते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की। तो चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। अब देखिए, यही पे अगर पेपर में प्रश्न पूछा कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लगाया किसने था, लाया कौन था, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, क्लाइव का नाम याद रखिएगा। और समाप्त किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अब बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आता, मैम ये डुअल गवर्नमेंट क्या है, द्वैध शासन प्रणाली क्या है। तो द्वैध है मतलब दो है, दो में एक आपका निजामत होता है और दूसरा आपका दीवानी होता है। अब दीवानी राइट और निजामत, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए। तो दीवानी राइट जो होती थी क्लास, वो रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड थी। अब जब भी पैसे को कलेक्ट करने की बात आएगी तो ये दीवानी राइट किसके पास रहेगी, ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन दीवानी राइट हमारे पास होगी। लेकिन निजामी जो होती थी, पॉलिसी बनाना और जो चीजें थी, वो ये किसको देते थे, निजाम को देते थे वो राइट। तो डुअल गवर्नमेंट यही है कि जो गवर्नमेंट थी वो दो, उसमें रेवेन्यू कलेक्शन और जो अदर आपके पॉलिसीज, जो अदर जुडिशियल और ये सब होते थे, वो ये वहां के निजाम को दे देते थे। चलिए, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, याद रखिएगा। कॉन्वेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, जिसको कि आज हम जानते हैं भारतीय सिविल सेवा के नाम से जो हम जानते हैं, जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं, उसके फादर किसको बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बोला जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहां पर है, तो ये गाजीपुर में है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, किसके किसके बीच में, किसने किसने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की थी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। देखिए क्लास, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सहायक संधि, जिसको कि हम सब्सिडरी अलायंस कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला मराठा सरदार पूछा है, इस वजह से इसका उत्तर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, तो ये आपका कौन था, हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सब्सिडरी अलायंस पे को स्वीकार किया था, साइन किया था। अगर हम बात करेंगे मैसूर ने 1799 में, ठीक है। अवध की बात करेंगे तो 1801 में। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, यही पूछा गया था, इसको कालानुक्रम में आप अरेंज करिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हैदराबाद ने, फिर मैसूर ने, फिर अवध ने, फिर सिंधिया ने। अगला देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास से भी प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके इस तरीके से दिए गए थे कि यहाँ पर उत्तर आपका अवध का नवाब था। लेकिन देखिए एक नोट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज के बारे में पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे हैदराबाद। अभी मैंने आपको बताया कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस को, सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के नवाब ने स्वीकार किया था। फिर अगला प्रश्न देखिए, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज, जोधपुर के राजपूत राज तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी, तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, ये तो आपको पता है।
ईस्ट इंडियन कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। अरे भाई, तुम हमारे घर में घुस के हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हें अपनों से, तुम्हारे अपनों से प्रोटेक्ट करेंगे, तुम चिंता मत करो, तो हम तुम्हें आर्मी प्रोवाइड करेंगे, सब करेंगे, लेकिन खर्चा तुम हमारा करना। तो वो हमारे दुश्मन थोड़ी ना, जो हमारे देश के थे। ठीक है, हमारा देश भले ही विभिन्न विभिन्न राज्यों में बटा था, ठीक है, हर जगह अपना अपने रूलर्स, अलग अलग रूलर्स थे, ठीक है, लेकिन तब भी था तो भारत। तो आप आए, आपने कहा हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा था, वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, आंग्ला नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह था लॉर्ड हेस्टिंग। तो डायरेक्ट पूछता है एंग्लो नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। क्लास यहाँ पर एक प्रश्न इस तरीके से पूछा था, आपको बैटल्स के नाम दिए गए थे और किस गवर्नर जनरल के समय, किसके समय पे ये बैटल्स हुए थे, ये पूछा गया था। तो याद रखिए, बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके समय में हुआ था? हेक्टर मुनरो के समय में। आंग्ला नेपाल युद्ध की बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, फिर चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली के, और यहीं पे अगर थर्ड एंग्लो मैसूर की बात करेगा तो कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखिएगा, पहले कॉर्नवालिस फिर उसके बाद वेलेस्ली। कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो फादर ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। वेलेस्ली की बात करेंगे तो सब्सिडरी अलायंस। सब याद रखिएगा। चलिए, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित था किससे? लॉर्ड हेस्टिंग से। ठीक है, सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे कब से कब तक? 1820 से 1827 तक। यहां पर देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को ले लिया था वह कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध से संबंधित था वो कौन था? एंग्लो मैसूर युद्ध से। थर्ड बताओ, कॉर्नवालिस। फोर्थ, वेलेस्ली। ठीक है, अब याद रहेगा, ठगों के दमन से संबंध है किसका? कैप्टन स्लीमैन का। ये भी पूछा गया प्रश्न है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने, याद रखिएगा। सती प्रथा की बात याद आती है तो किसका नाम याद आता है? राजा राम मोहन रॉय का नाम याद आता है। ठीक है, इनकी भाभी को सती होना पड़ा था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी 1829 में। ठीक है, बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था कब? 1789 में। लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था किस आधार पर? याद रखिएगा, 1856 में अवध का विलय हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड डेलहाउसी ने किया था। और किस आधार पे किया था? कुप्रशासन के आधार पे किया था। तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, सही सुमेलित करिए। पंजाब का विलय कब हुआ है? 1849 में हुआ है। सतारा का विलय कब हुआ है? 1848 में हुआ है। 1856 में अवध का विलय हुआ है। करौली का विलय कब हुआ है? 1855 में हुआ है। अगला देखिए, वह गवर्नर जनरल जिसने की विलय की नीति नियोजित की थी वो कौन था? बताइए। लॉर्ड डेलहाउसी था। झांसी का विलय भी इन्हीं के समय पे हुआ है ना, आपको पता होगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर उसके बाद झांसी। आपको पता है झांसी की रानी लास्ट तक लड़ती रह गई ना। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके समय पे? लॉर्ड एलनब्रो के समय पे। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? 1843 में। तो याद रखिएगा, किसके समय पर विजय इन्हें प्राप्त हुई थी सिंध पे? तो लॉर्ड एलनब्रो के समय पे। और उस किस ईयर में? तो 1843 पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। तो उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स ऑटम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह कौन था? किसके समय में भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी? लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे। कहां से कहां तक बिछाई गई थी? मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी। कौन सा ईयर था? 1853 का समय था। और किस कंपनी ने रेल यात्रा प्रारंभ की थी भारत में? तो आप याद रखेंगे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये सारे पॉइंट्स हमने एक साथ डिस्कस कर लिए, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डेलहाउसी के समय में हुआ था। आपको पता है लॉर्ड डेलहाउसी के समय के बाद रिवॉल्ट हुआ है 1857 का, ठीक है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्वीन डिक्लेरेशन आया है, जिसमें कि क्या बोला गया, आज से कंपनी का रूल भारत में खत्म किया जाता है, ठीक है। आज से यहाँ पर क्वीन का रूल होगा, क्राउन का रूल होगा, जो भारत है पूरा क्राउन के अंडर में आएगा, ये चीज याद रखिएगा। तभी अब वाइसरॉय की बात हम करते हैं। वाइसरॉय मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, ठीक है। कंपनी का तो खत्म शासन, अब क्राउन का स्टार्ट होगा। यहां पर अगला देखते हैं, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप किसने दिया था? लॉर्ड डेलहाउसी ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था किसके समय में? लॉर्ड कैनिन के समय में, ठीक है। फिर यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात की है, लॉर्ड कैनिन है, ठीक है। अगर सती प्रथा की बात करेंगे तो कौन है? बेंटिक है, ठीक है। और किसका प्रयास था? राजा राम मोहन रॉय का प्रयास था। विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे, विडो रीमैरिज एक्ट की बात करेंगे तो किसका नाम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखिएगा। और किसके समय पे? लॉर्ड कैनिन के समय में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? लॉर्ड कैनिन ने। उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिन था। तो यहां पर देख लीजिए सेम क्वेश्चन। अब भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन होगा? लॉर्ड कैनिन होगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी के रूल को पूरी तरीके से समाप्त करके अब क्राउन के रूल को स्टार्ट किया गया था 1 नवंबर 1858 में। तो अब जो आपका गवर्नर जनरल होता था, अब वो आपका कौन हो गया? वाइसरॉय हो गया। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था कब? 1858 की घोषणा में, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? 1858 में, क्वीन डिक्लेरेशन में, ठीक है। अब से आप क्वीन के अंडर में आते हैं। ब्रिटिश सॉवरेन की बात की गई थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था वो कौन था? लॉर्ड एलनब्रो था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्लास, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे, स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे, सहायक संधि की बात करेंगे, सब्सिडरी अलायंस की बात करेंगे। लॉर्ड डेलहाउसी की बात करेंगे तो व्यापक की संधि की बात करेंगे, जो कि आपका है विलय संधि, ठीक है। लॉर्ड कैनिन की, जिसको कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिन की बात करेंगे तो इसके समय में 1857 का विद्रोह। लॉर्ड हेस्टिंग की तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ पर आप याद रखेंगे 1829 में जो रेगुलेशन एक्ट आया था वो इसके समय में आया था। और बेंटिक में आपको एक चीज और क्या याद रखनी है? विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं क्लास, परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहां पर देखिए जॉनसोर की बात करेंगे तो यहां पे निष्क्रियता। लॉर्ड एलनब्रो की बात करेंगे, सिंध का विलय। लॉर्ड डेलहाउसी की बात करेंगे, अवध का विलय। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। और मैंने आपको बताया है अगर यहाँ पे थर्ड पूछा जाएगा तो कॉर्नवालिस याद रखिएगा। लॉर्ड डेलहाउसी, अवध का विलीनीकरण, ठीक है। फिर लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे तो लॉर्ड डफरिन कब था? 1885 के समय में था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके समय में होती है? डफरिन के समय में होती है। डफर था, इसीलिए आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो चार्टर एक्ट 1833 इसके समय में पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन की बात करेंगे तो इनके समय पे आंग्ला अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला देखते हैं, वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता के सिद्धांत के साथ जुड़ा है वो कौन है? जॉन लॉरेंस है, ठीक है। यहां पर देखिए, फिर भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, किसके समय पे? प्रथम जनगणना किसके समय पे हुई थी? ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। वह वॉइसरॉय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी वो कौन था? लॉर्ड मेयो था। तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो को मारा गया था अंडमान निकोबार में, पेपर में पूछा जाता है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड लिटन था, ठीक है। भारत का वॉइसरॉय सबसे दीर्घ काल तक रहा वो कौन था? लॉर्ड लिलिंथगो था और लॉर्ड
कर्जन था, ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले लॉर्ड लिंथगो थे, फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन थे। भारत में स्थायी स्वायत्त शासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी, किसके समय पे? लॉर्ड रिपन के समय में प्रतिबंध हटाया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन की बात की जाती है। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी किसके समय पे? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय पे। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था किसके समय पे? लॉर्ड कर्जन के समय में। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था ना, वो किसके समय पे आया था? लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, याद रखिएगा। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, फिर देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वाइसरॉय का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले आपको पता है लॉर्ड कर्जन की जब हम बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन आपका कब है? जब बंगाल का विभाजन हुआ है। बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 में हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग की जब हम बात करेंगे तो 1911-12 वाला जो समय है जब दिल्ली दरबार हुआ है, याद है ना? और दिल्ली दरबार में ही हार्डिंग के उस पे बम फेंका था। ये सारी चीजें अगर ऐसे करेंगे, और इसी समय जब दिल्ली दरबार हुआ है तभी जो कैपिटल है वो दिल्ली ट्रांसफर की गई है, और जो बंगाल का विभाजन है उसको रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय पे। ठीक है, यहाँ पर चेम्सफोर्ड की बात करेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया है? 1919 में आया है। ठीक है, और इसी के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसको कि हम क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग कांड। और लॉर्ड इरविन की बात करेंगे तो इरविन कब है बताइए? जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका चल रहा है। ठीक है, मतलब उसी में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कांग्रेस को बुलाओ, तो उस समय इरविन रहता है। लेकिन इरविन के तुरंत बाद कौन होता है? जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तब भारत में कौन आता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। देखिए भारत में आपको पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चल रही रहती है, ब्रिटेन में होने वाली रहती है, तब भारत में एक बहुत बड़ा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, आपको पता है। ठीक है, क्यों नहीं करती है? क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा रहता है जिसको कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। ये सब आपको पता होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में। ठीक है, तो पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर दिया। लेकिन फिर जब वहां पर कोई भी डिसीजन नहीं निकला, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी ने वहां पे पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, तो भारत में बोला गया कि किसी भी तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी पार्टिसिपेट कराओ। तो यहाँ पर फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है ना, गांधी जी कहते हैं मेरी कुछ बातें मानो तब हम चलेंगे। और गांधी इरविन पैक्ट के बाद कुछ दिन के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे पॉज लगाया जाता है और गांधी जी जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके की बाद जब वो लौट के आते हैं तो पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में। वो आराम से डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मेरा पर्पज ये था आपको बताना। चलो, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा लाई गई थी? डिवाइड एंड रूल, लॉर्ड कर्जन द्वारा। किस तरीके से 1905 में उसने बंगाल का विभाजन किया, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में, और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का प्रयास इसने किया। भले कर्जन ने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन हम एक साथ कर सके, हम इस वजह से इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 हिस्सों में। लेकिन सभी को पता था यहाँ पर उसका मेन पर्पस जो है वो फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम यूनिटी जो बंगाल में चली उसमें किसी भी तरीके से फूट डाल दो। चलिए, वाह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी, वो कौन था? लॉर्ड मिंटो था। मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया है बताइए? 1909 में आया है। जिसमें कि क्या, क्यों ये बात हम कह रहे हैं मुसलमानों को जीतने व अंग्रेज के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? क्योंकि मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म में मिंटो क्या लेके आया है?
सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इसने की है, पृथक निर्वाचन की बात की है कि हम मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन देंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब, पृथक निर्वाचन मतलब कि जब भी कहीं पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कोई प्रोविंस है वहां पे इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में वोटिंग राइट किसके पास होगा, मुस्लिम्स के पास ही खाली होगा। साथ ही साथ वहां पर कौन लीडर आपका खड़ा होगा, एक मुस्लिम लीडर खड़ा होगा। समझ में आ रहा? अगर कहीं पर भी मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं तो वहां पर जो लीडर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो एक मुस्लिम होगा, और उसको वोट भी कौन करेगा, वोटिंग राइट किसके पास होगी, खाली मुस्लिम्स के पास होगी। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। अब देखिए फिर से खट से रिवाइज करिए, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया है, 1773 में, बताइए, वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके समय में आया है, लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे, हमने डिस्कस किया। वेनाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था, लॉर्ड लिटन लेके आया था। ठीक है, और वेनाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने था, लॉर्ड रिपेन ने। ठीक है, लिटन लाया था, हटाया किसने था, रिपेन ने। अब यहाँ पर आप में से अगर कई स्टूडेंट्स को वेनाकुलर प्रेस एक्ट नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, वेनाकुलर मतलब जानते हैं आम बोल भाषा में जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं वेनाकुलर। वेनाकुलर शब्द जो है वो लैटिन वर्ड से वेनुकुलर से डिराइव्ड है, जिसका कि मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज में जो प्रेस आपकी छपती थी, जो भी पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स छपते थे, उस पर किसने प्रोहिबिशन लगाया था, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, और इसको हटाया किसने था, लॉर्ड रिपेन ने। लॉर्ड रिपेन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। चलिए, ठगी का दमन किसके द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिक द्वारा। रिंग फेंस की नीति किसके समय में आई थी, वॉरेन हेस्टिंग के समय में आई थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ था किसके समय पे, लॉर्ड हार्डिंग के समय पे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आपको पता है इसी समय जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन द्वारा उसको भी रद्द किया गया था। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल में दोहरा शासन, डुअल गवर्नमेंट, लॉर्ड क्लाइव द्वारा। हटाया किसके द्वारा गया था, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। सामाजिक सुधार, विलियम बेंटिक। अब क्लास यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस समय आपका 1773 में एक एक्ट आया था जिसको कि हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अब पढ़ते तो तुम सब हो, अब यहाँ पर बताओ इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कह रहे हैं और किसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। देखिए, भारत में आप सभी को पता है ईस्ट इंडियन कंपनी थी। ठीक है, मोनोपोली थी ईस्ट इंडियन कंपनी की ट्रेडिंग में। तो ईस्ट इंडियन कंपनी को क्या दिक्कत हो रही थी, यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे, मतलब जो यहाँ के वर्कर्स थे, जो ईस्ट इंडियन कंपनी के जो आपके एम्प्लॉयज थे, ठीक है, कर्मचारी थे, वो तो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी वो डूबती जा रही थी। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत। भाई जो वहां पे जो काम करे वो अमीर होते जा रहे, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, लेकिन पूरी कंपनी ओवरऑल डूबती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, करप्शन हो रहा है। करप्शन कौन कर रहे हैं, कर्मचारी लोग कर रहे हैं। तो अब उनको क्या करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है। ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी वो गई क्वीन के पास, मैडम प्लीज हमारी मदद करिए, हमें पैसे की जरूरत है। मैडम ने कहा क्या बात करते हो, तुम्हारे जो वर्कर्स हैं, जो तुम्हारे जो कर्मचारी, वो तो बहुत अमीर हो रहे हैं, तो पैसे कहाँ जा रहा है, मतलब करप्शन हो रहा है। तो मैडम ने कहा रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, पहले रेगुलेट करेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी को हम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो गवर्नर था उसका एक किया गया ये पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बंगाल के गवर्नर जनरल को ज्यादातर पावर दे दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए डुअल सिस्टम को खत्म किया गया, जो आपको मैंने बताया, डुअल द्वैत शासन जो था जिसमें कि निजामी होता था और दीवानी होता था। दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, वित्तीय जो चीजें थी वो किसके हाथ में वो पावर थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। और निजामत की बात करेंगे तो वो निजामत वो आपका जो थे, जो वहां के रूलर्स होते थे उनके पास था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्सप्लेन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में किसके समय पे खुली है, वॉरेन हेस्टिंग के समय पे खुली है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
वॉरेन हेस्टिंग। अगर फाउंडर पूछेगा तो विलियम जॉन्स लगाएंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ सालबाई किसके समय पे साइन हुई है? वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया किसने था? हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय पे, लेकिन फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इंग्लिश में किसने किया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया है वो किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्होंने, मैंने आपको बताया है, एपिलेट कोड की स्थापना की थी, इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की या ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की बात करेंगे तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त जिसको कहते हैं। सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रिवाइज हो गया होगा। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो भाई सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले कहां लगा था? बताइए, हैदराबाद में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें कि ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ था वो किसके समय पे? लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड वेलेस्ली। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्टैब्लिशमेंट लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे। और फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में स्टैब्लिश हुआ था। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। फिर उसके बाद एबॉलिशन ऑफ सती किसके समय पे हुआ था? सती प्रथा पे रोक किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने, ठीक है। सप्रेशन ऑफ ठगी, इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सेक्रीफाइस, विलियम बेंटिक। एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, बेंटिक। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, बेंटिक। लॉर्ड डेलहाउसी की बात करें तो यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ गुड, चार्ल्स वुड डिस्पैच, पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय पे आया है? डेलहाउसी के समय पे। और रेलवे लाइन जो कि बिछाई गई थी बॉम्बे से थाने किसके समय पे? लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे। आईआईटी रुड़की किसके समय में स्टैब्लिश हुई थी? लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। फर्स्ट टेलीग्राम लाइन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो हम कहते हैं वो लॉर्ड डेलहाउसी के समय में। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन, स्टार्टेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर आईसीएस, आईसीएस के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टार्ट कर दिए गए थे। और विडो रीमैरिज एक्ट किसके समय में आया है? एक्ट आया किसके समय पे है? लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे आया है, ठीक है। लागू किसके समय पे हुआ था? मैंने आपको बताया है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ठीक है। एक एक चीज डिस्कस करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गैजेट था, याद रखिएगा। बंगाल गैजेट के साथ आप किसका नाम याद रखेंगे? जेम्स हिक्की का नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है, जेम्स हिक्की का। वेलेस्ली, हेस्टिंग, जॉन एडम तथा डेलहाउसी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? वेलेस्ली ने लागू की थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? मैंने आपको बता दिया है, लॉर्ड रिपेन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। लिटन ने लगाया था, रिपेन ने रद्द किया था। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में जो पब्लिश होते थे। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था वो कौन था? वो लॉर्ड रिपेन था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। और आपको याद है, बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो मराठा और केसरी याद रखिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तारकनाथ दास द्वारा, ठीक है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय की बात करेंगे तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों याद रखिएगा। 1888 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। गदर का प्रथम अंश प्रकाशित हुआ था किस भाषा में? उर्दू में, ठीक है। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र, ठीक है, याद रखिएगा। और देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष द्वारा, याद रखिएगा। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वह कौन था? केसरी था, ठीक है। और आपको पता है सबसे पहले जेल इन्हीं को भेजा गया है इनके प्रकाशन के लिए भारतीयों में।
क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो कौन कौन सी थी? बंगवासी, काल तथा केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी वो कौन कौन सी थी? संध्या, युगांतर और काल। ठीक है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किसके द्वारा किया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा। और मैंने आपको बताया ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम जब भी आप याद रखेंगे तो आप विडो रीमैरिज एक्ट की बात करेंगे, विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जर्नल अखबार में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था लीडर। ठीक है, याद रखिएगा। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। तो यहाँ पर क्लास ये सब आपके जो बने थे क्वेश्चन उसमें से द इंडियन ओपिनियन की बात की गई और उर्दू दिया गया, इंग्लिश दिया गया। ठीक है, इस तरीके से हिंदी दिया गया तो उसमें उर्दू में ये नहीं छापा जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संस्थापक कौन थे? मनसुख लाल नजर। याद रखिएगा क्लास। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? होम रूल पार्टी ने। ठीक है, याद रखिएगा। यंग इंडिया भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियट था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे भारत के साथ अपने को संबंध किया था किसने? मतलब वंदे भारत के साथ कौन संबंधित थे? अरबिंदो घोष। ठीक है। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वो कौन सा था? इंडियन नेशन था। ठीक है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? क्रे रामकृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू से। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक अभी हमने डिस्कस किया कि रामकृष्ण पिल्ले थे और इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? कौन थे इसके वो मोतीलाल नेहरू। ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और किस भाषा में थे वो पहले हम डिस्कस करते हैं। भारत मित्र की बात करेंगे, इसका प्रकाशन हिंदी में होता था। राष्ट्र मत की बात करेंगे तो मराठी में। प्रजा मित्र की बात करेंगे गुजराती में। नायक बंगाली में। ठीक है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो समाचार पत्र है और कौन इसके एडिटर है वो दिया गया है। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। द नेशन हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया। कहां से? पूना, वर्तमान पुणे से। याद रखिएगा। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? बताइए। बहिष्कृत भारत जो है वो B.R. अम्बेडकर द्वारा। अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा अल हिलाल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइए। अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वो कौन सा था? वंदे भारत। अब यहाँ पर कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और उसके संपादक दिए गए हैं तो देखते चलते हैं। हिंदू के संपादक कौन है थे? सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी। ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? दादा भाई नरोजी द्वारा। बंगाली SN बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस TS नायर। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिरोज शाह मेहता द्वारा क्या पब्लिश किया गया था? बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा न्यू इंडिया। एनी बेसेंट यहाँ पर भी अभी हमने डिस्कस किया है। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों याद रखिएगा। यंग इंडिया की बात करेंगे तो किसका नाम आप याद रखेंगे? महात्मा गांधी का। यंग महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी
1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन आप याद रखिएगा स्टार्टिंग में दोनों का होम रूल मूवमेंट अलग अलग चलता था। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक आपके महाराष्ट्र की साइड में थे, एनी बेसेंट जो थी वो साउथ में इनका होम रूल मूवमेंट चल रहा था। लोकमान्य तिलक की बात करेंगे तो केसरी मराठा याद रखिएगा। कौमी आवाज, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको अभी यहाँ पे भी बताया है जवाहरलाल नेहरू का। इधर नेशनल हेराल्ड देखा जाए कहां पर, मैंने आपको बताया, एक बार रिवीजन कराया आपको। यहाँ पर देखिए द नेशनल हेराल्ड भी किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन संपादक थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, फिर उसके बाद नवजीवन की हम बात करेंगे, यंग इंडिया की हम बात करेंगे, महात्मा गांधी। स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एनसी केलकर, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर मूक नायक, ठीक है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नरोजी रासत गुप्तार। विपिन चंद्र पाल की जब बात करेंगे तो ये इन्होंने भी न्यू इंडिया के ये संपादक थे, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अरविंद घोष वंदे भारत, यहाँ पे ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। ठीक है, एस ए डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब और एम सिंगर वेलू लेबर किसान गैजेट। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के क्विक रिवीजन सीरीज में हमने गवर्नर, गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय और समाचार पत्र देखा। नेक्स्ट क्लास में हम और टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि कम समय में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कवर करें, ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो सके पेपर के पहले। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आने वाली क्लास में उस टॉपिक को भी क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो धन्यवाद क्लास, आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो, और ये भी आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि यहीं से आपके क्वेश्चंस फंसे, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें और फिर आप जब पेपर दे के आए तो आप बताएं कि मैम इतने क्वेश्चंस हमारे फंसे थे। तो ठीक है, खूब पढ़िए, ठीक है, अपने से ईमानदार रहिए, खूब पढ़ाई करिए। जब तक परीक्षा में अपीयर नहीं होते लास्ट मिनट तक पढ़िए क्लास, कहाँ से प्रश्न बन जाए, लेकिन एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अपने आप अपना एनालाइज भी करते रहिए कि आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।